आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, क्या नाम है इसका? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस। तो इस चैप्टर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मतलब उनको केमिकल इक्वेशंस लर्न नहीं होती। लेकिन आज हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो। सो सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, ये क्या कहता है। तो अगर मैं आपको एकदम अच्छी डेफिनेशन बताऊं जो आप एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठिए। मैं वेट कर रहा हूँ, आप बैठिए। मुझे लगता है बैठ गए होंगे आप। तो अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब केमिकल रिएक्शंस एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म हो रही है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रही है विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो उसकी बिल्कुल नई न्यू प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। तो जैसे आपका एक एग्जाम्पल है Mg प्लस O2 gives MgO। तो इस इक्वेशन में ये है, आप सब जानते होंगे इसका नाम क्या है। इसका नाम है मैग्नीशियम। ये है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम एक अलग सब्सटेंस है। इसका नाम ऑक्सीजन। ये भी एक अलग सब्सटेंस है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अलग सब्सटेंस है। अब जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो एक अलग ही सब्सटेंस बना रहे हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मेरी राइटिंग पूरी बहुत ही बेकार राइटिंग आ रही है, लेकिन आप राइटिंग पे नहीं, मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिए। ठीक है, आपको सब समझ आएगा। तो ये नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अब देखिए आप, यहाँ पे मैग्नीशियम में एक अलग सब्सटेंस था, ये भी एक अलग सब्सटेंस था। जब कंबाइन हुए तो इन्होंने एक अलग सब्सटेंस बना दिया, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमारी जो पहली जो पूरी हो गई है। अब आप देखिए, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़, जब ये नया एक अलग सब्सटेंस है तो ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। जब ये अलग है तो इसकी भी अलग होगी। जब इन्होंने अलग बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी भी अलग ही प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन, ये आपका एक केमिकल रिएक्शन हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और न्यू जिसकी बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। ओके, मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। अब आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, इसका नाम है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, क्या नाम है इसका? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में सबसे पहले आपको एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है। ठीक है, ये एक मैग्नीशियम रिबन है। मैंने आपको कहा था मेरी ड्राइंग पे फोकस नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। ठीक है, तो ये एक मैग्नीशियम रिबन है। क्या है ये एक मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, तो एक मैग्नीशियम रिबन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी ये एयर की कांटेक्ट में आता है तो इस पर एक ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जिस ब्लैक कौन सी सब्सटेंस होती है? ब्लैक। इस ब्लैक सब्सटेंस का नाम होता है
मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट? इसका सिंबल है MgCO3, ठीक है, MgCO3। ये फॉर्म हो जाता है ब्लैक सब्सटेंस। अब अगर आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आपको एकदम क्लियर मैग्नीशियम रिबन चाहिए। तो ये जो ब्लैक सब्सटेंस है इसे हटाना है हमें, ठीक है। तो इसे हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे, इसे ब्लैक सब्सटेंस को हटाने के लिए रिमूव के लिए वी विल यूज सैंड पेपर का इस्तेमाल करके, मतलब सैंड पेपर से हम पहले से रब करेंगे और फिर इसे हम निकालेंगे। सैंड पेपर से हम इसे रब करेंगे, ठीक है। जब इसे सैंड पेपर से रब करेंगे तो ये सारा रिमूव हो जाएगा और हमारे पास एक क्लियर मैग्नीशियम रिबन आ जाएगी, ठीक है। एक क्लियर मैग्नीशियम रिबन हमारे पास आ जाएगी। अब जब हमारे पास एक क्लियर मैग्नीशियम रिबन आ गई, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जब हमारे पास एक क्लियर मैग्नीशियम रिबन आ जाएगी तो फिर हम अपनी एक एक्टिविटी करेंगे। कर सकते हैं वो एक्टिविटी? कर सकते हैं वो एक्टिविटी? कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे अब बर्न करेंगे, जो हमारी एक्टिविटी थी। तो जब हम इसे बर्न करेंगे तो हम देखेंगे कि इस पे जब ये बर्न होती है तो हम दो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। पहले जो हम चीज़ ऑब्जर्व करेंगे वो है डेज़लिंग वाइट लाइट। मतलब जब हम इसे बर्न करेंगे तो एक डेज़लिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी, एकदम से चमकती हुई, ठीक है। और दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि वाइट पाउडर से बनेगा। वाइट पाउडर इज फॉर्म, जिस वाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये प्रोड्यूस होगा। मतलब हमारे पास, हमने बर्न कर लिया तो हमारे पास ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो ये हमारी एक्टिविटी पूरी हो चुकी है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको सबसे पहले एक इक्वेशन लिख के दी जब समझाया था केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो वो अब आपको समझ आ गया होगा कि वो इसी एक्टिविटी की थी। क्या थी? एक बार रिकॉल करिए, मेरे साथ बोल चलिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg+O2 gives MgO। आप देख सकते हैं वो इसी के थी। आप सोच रहे होंगे Mg के साथ हमने O2 क्यों करा है। अब आप देखिए कि जब वो बर्न होगी तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बर्न होती है ना हर चीज़, कोई ऑक्सीजन के बिना तो नहीं बर्न हो जाती ना। तो बस इसलिए वो वहाँ पर ऑक्सीजन है, ओके। अब हम आते हैं, दोबारा लिख देता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। अब ये जो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ये है आपके रिएक्टेंट्स। क्या है? रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको अगर एक डेफिनेशन बताऊं तो रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंस which take part in the chemical reaction, okay, and are written on the left hand side of the equation. So reactants are the substance which take part in the reaction and are written on the left hand side। लेफ्ट में तो वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है। तो अब आपसे बताना कि जैसे कोई भी रिएक्शन होता है ना, तो जो गिब्स स्क्वायर होती है इसकी इस वाली साइड लेफ्ट, वो वाली राइट। तो जो भी लेफ्ट में है ना, जब कितने भी 2 3 4 5 कितने भी, वो हमेशा रिएक्टेंट्स में आएंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में होंगे वो होंगी
वो होंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट की भी एक डेफिनेशन है, आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए। तो प्रोडक्ट्स आर द न्यू सब्सटेंस which are the result of the chemical reaction। ठीक है, रिजल्ट है मतलब ये, एंड आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो मतलब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि Mg+O2 कंबाइन हो रहा है और MgO एक नया सब्सटेंस बना रहा है, तो वही के प्रोडक्ट्स न्यू सब्सटेंसेस होते हैं। क्या सब्सटेंस होते हैं? न्यू सब्सटेंसेस होते हैं एंड आर, ठीक है, विच मतलब रिजल्ट, ये जो केमिकल रिएक्शन है इस पूरे का रिजल्ट है MgO। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं रिजल्ट होते हैं एंड आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मैंने अभी बताया तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। कुछ नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है। जो मैंने डेफिनेशन बताएंगे लर्न नहीं करनी है, आपको समझनी है। ठीक है, लर्न करना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगला है आपने कर लिया प्रोडक्ट्स कर लिए। अब ये केमिकल रिएक्शंस कुछ एग्जाम्पल बढ़ते हैं डेली लाइफ से। जैसे कभी कभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि नेम 2-3 केमिकल एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो वो पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो क्या पढ़ना है हमें? एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सॉलिंग ऑफ मिल्क। क्या एग्जाम्पल है? तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है सॉलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, तो आप कहेंगे सॉलिंग ऑफ मिल्क है। सॉलिंग ऑफ मिल्क मतलब मिल्क से नए प्रोडक्ट्स का बनना। ठीक है, जैसे मिल्क से बटर बनना या कुछ भी बनना, तो उनमें जब वो बनते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। क्योंकि उस जैसे आप मिल्क यूज़ कर रहे हो, अब वो किसी की हीट के कांटेक्ट में आएगा, किसी की भी एक न्यू सब्सटेंस बना है जैसे बटर। तो जिसमें भी न्यू सब्सटेंस बनता है, आपने डेफिनेशन से देखा था, वो क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस। सिंपल, इनसे आपको पता लग जाएगा अलग। ठीक है, अब आप दूसरा भी ले सकते हैं। दूसरा जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए, जब पहले आयरन होगी, ठीक है, अब वो किसके कांटेक्ट में आएगी? फिर किसके साथ मिलेगी? एयर के साथ मिलेगी, डैम्प एयर के साथ। आगे पढ़ेंगे हम, अब रस्टिंग का एक अलग वो है टॉपिक। ठीक है, किसके कांटेक्ट में आएंगे? डैम्प एयर के। डैम्प एयर का मतलब एयर्स होती हैं जो एटमॉस्फेयर में होती हैं। ठीक है, उनके कांटेक्ट में आएगी। जब वो उनके कांटेक्ट में आएगी तो उसमें रस्ट आ जाती है, तो उसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एक मतलब नया सब्सटेंस बन जाती है रस्ट। ठीक है, नया सब्सटेंस बन जाती है। तो जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है वो केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल रिएक्शन है। आपका थर्ड है तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब कर्ड, मिल्क से कर्ड का बनना। अब जब मिल्क से कर्ड बनेगी तो उसमें कुछ मिलेगा, जैसे हीट मिलेगी या कुछ भी वो मिलेगा। वैसे मुझे बनाना तो आता नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी मिलेगा, मतलब कुछ हो गया तो हीट होगी। ठीक है, उसके साथ या फिर कोल्ड में रखा जाएगा, जिससे
वो कर्ड बनेगी। अब जब वो कर्ड बनेगी तो न्यू सब्सटेंस बनेगा ना, न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो जब न्यू सब्सटेंस बनेगा वो एक केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखिए, मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं डिफ़िकल्ट तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है। अब ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब वैसे तो इम्पोर्टेंट है तो कुछ ज़्यादा डेली बेस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स देखिए ना। तो आप डेली लाइफ में कुछ भी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कुछ टीचर्स आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे इसे, मतलब बहुत ही ऐसे करके। तो मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो अभी से करिए, ठीक है। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दे दी हैं, अब और आप दे दिए हैं, अब और आप अपने आप देखिए क्या होता है अपने डेली लाइफ में, सर्च करिए, ऑब्जर्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है क्लासिफिकेशन, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें थोड़ी इक्वेशंस आएंगी, इन्हें आपको लर्न करने पड़ेंगे, ओके। अच्छे से लर्न कर लेना, अपनी कॉपी पेन की करेंगे। ठीक है, अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉरी मैंने कुछ मुझे लगता है आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही होगी मेरी राइटिंग समझने में। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूँगा, अब आप ठीक है। वैसे एक तरीके से अच्छा भी है कि आप इससे मेरे राइटिंग पे कम फोकस करेंगे और जो मैं बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ओके। कुछ तरह इससे मुझे एक वो आ गई कि हर बुरी चीज़ का कोई अच्छा भी हो, अच्छी साइड से होती है। तो आपकी कुल मिला के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 कैली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी। तो फर्स्ट है आपकी एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है जैसे कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें हीट का इवॉल्व होना, मतलब हीट का प्रोड्यूस होना, ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, ये मैंने एस, जो मैं जिंक के साथ एस लगा रहा हूँ, ये सॉलिड को डिनोट करता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, इनमें सबके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इस सॉलिड को डिपेंड करता है। एल जो लगाया मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के आगे, ये लिक्विड को डिनोट करता है। तो अब जिंक सॉलिड प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट। अब गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो मैंने आपको अभी थोड़ा पहले एवोल्यूशन ऑफ हीट को बता दिया था, तो हम आगे पढ़ेंगे कि हीट नहीं है मतलब कोई सी भी गैस, ठीक है, चाहे वो हीट के फॉर्म हो, कोई सी भी गैस, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। ऐसे कोई सी भी गैस निकल जाए ना, तो उससे एवोल्यूशन ऑफ गैस में डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है, इसमें जिंक सॉलिड प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। और इसमें जो
प्रोडक्ट में गैस आ रही है, तो मतलब गैस जो ये जो रिएक्ट हुए हैं इनसे ही गैस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जाम्पल हो चुका है, ठीक है। अब आप इसे लर्न करिए, अपनी कॉपी में लिखिए। अगर आपका कभी कैरेक्टरिस्टिक्स कहने के लिए आया तो आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, फिर इसे इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दीजिए, ये एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं, जो कि है आपकी सेकंड है आपकी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो मैंने पीपीटी प्रेसिपिटेट के लिखा है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। इनसॉल्युबल मतलब जो डिज़ोल्व नहीं करते, ऊपर ऊपर ही रहता है। जैसे आप कभी देखेंगे मिल्क, तो मिल्क में जब आप थोड़ी देर के लिए उसे रखते हैं तो मलाई जम जाती है, मलाई क्रीम, ठीक है। तो उसके ऊपर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है। जब आप उसे ऐसे रहने देते हैं, वो अलग बात है कि बाद में वो डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन वो अलग हो जाती है ना, आप उसे अलग कर सकते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल देते हैं। ये मैंने AQ एक्वा सॉल्यूशन को डिनोट करना। एक्वा सॉल्यूशन मतलब जिसमें वाटर का सॉल्यूशन, वाटर के साथ ये मिला हुआ है, ठीक है। अब ये जब सोडियम सल्फेट और ये बैरियम क्लोराइड होता है तो सोडियम सल्फेट आता है, ये एक्वा सॉल्यूशन है। अब जब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड दोनों कंबाइन होंगे, रिएक्ट होंगे, तो दो सब्सटेंस बनेंगे जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। अब बैरियम सल्फेट के आगे मैंने डाउन एरो लगाया है, ये प्रेसिपिटेट को डिनोट करता है कि ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो BaSO4 एक प्रेसिपिटेट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि आप प्रेसिपिटेट है, ठीक है। BaSO4 ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, वाइट। ये भी आप पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको दे दिया जाएगा इक्वेशन और कह देंगे कि क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, कौन क्या है प्रेसिपिटेट और कौन से कलर का, ठीक है। तो आप याद रखना कि भाई ये है पूरी आपका इक्वेशन, और BaSO4 आपका प्रेसिपिटेट है, कौन से कलर का, वाइट कलर का। कुछ नहीं है, बस आपको इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखनी है, ठीक है। समझना है उन्हें कि क्या है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट का बनना, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का इवॉल्व होना, ये सारा बस और इन एग्जाम्पल को लर्न कर लेना है। कॉपी में लिख रहे हैं ना आप, अपने कॉपीज़ में ज़रूर लिख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं आपकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो आपकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर तो आपको समझ ही आ गया होगा कि कलर का चेंज हो ना केमिकल उसमें रिएक्शन में, ठीक है। तो बस आपको ये जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो इसे बस एक्सप्लेन कर देना कि क्या एक्सप्लेन करिए मत, बस एग्जाम्पल ज़रूर लिख देना, ठीक है। उस वजह से फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है,
अभी आपका रिएक्शन है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। और इसमें जो कॉपर सल्फेट है ये होता है ब्लू कलर का, हमेशा कलर नीचे लिखना चाहिए, मैंने ऊपर लिख दिया इसके, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये कहीं लिखा नहीं आया तो आपसे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये रिएक्शन दिखा बना के कि कौन सा कलर है भाई, CaSO4 का कलर बताइए। तो आपको लर्न करना है कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये आपकी हो चुकी है एक एग्जाम्पल, इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं, आपकी 2 और बची है, मैंने 5 बताया था ना, तो 2 और करते हैं। तो 4th है अब आपका चेंज इन स्टेट, ये है कुछ समझने की चीज़, ठीक है। राइट, चेंज इन स्टेट, तो कहते हैं चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, राइट, सॉलिड लिक्विड गैस बस, हाँ सॉलिड लिक्विड गैस, ये आपकी है स्टेट्स। तो चेंज इन स्टेट, अब आप तो समझ गए होंगे कि चेंज इन स्टेट का मतलब लिक्विड का गैस या फिर सॉलिड का लिक्विड में, ठीक है, ये चेंज इन स्टेट। बस अब आपको समझ आ गया, तो बस एक इक्वेशन और बता रहा हूँ, इससे लर्न कर लेना। लर्न एकदम से तो नहीं होगी, बस रोज़ इसे एक बार कहीं अपनी चार्ट बना लीजिए या फिर इस पर लिख लीजिए सारी इक्वेशंस और ना पढ़ते जाइए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन याद होना है, याद हो जाएंगे आपके पेपर से पहले, और ऐसे होंगे कि आप इन्हें भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। अब ये है CO गैस, CO गैस प्लस H2 गैस अंदर, मतलब इम्प्लाई दैट, मतलब अंदर ये बता रहा है कि कैसी स्थिति में ये रिएक्शन हुआ है। 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे आपको कैटलिस्ट लिखना है इसके। कैटलिस्ट मतलब जो इस रिएक्शन को और अच्छे से वो करती है, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये इन्हें और अच्छे से रिएक्शन को करवाता है कैटलिस्ट। क्या कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। अब ये पूरा वो हो गया, गिव्स के एरो में लिखना है आपको, कभी भी आपने कोई कंडीशन जिसमें रिएक्शन हो रही, गिव्स के एरो, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, ये आपका मिथनॉल बन गया है जो कि लिक्विड फॉर्म है। तो यहाँ आप देखेंगे आगे गैस चला तब सारा लिक्विड हो गया, तो ये चेंज इन स्टेट हो। तो हमने चेंज इन स्टेट पढ़ ली थी, और मैंने बताया था कि हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें से हमने 4 पढ़ ली है, हमें बस 1 पढ़नी है। इसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से इसे देखो। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर में 2 पार्ट्स हैं। पहला जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, फर्स्ट इन विच हीट इज इवॉल्व, एंड सेकेंड इन विच हीट इज एब्जॉर्ब।
ठीक है, अब हम दोनों को पढ़ेंगे। अब जिसमें हीट इज इवॉल्व होती है, इवॉल्व मतलब प्रोडक्ट में हीट आना, मतलब जैसे कोई रिएक्शन करा तो रिएक्शन के जब रिएक्शन हुआ तो उससे हीट प्रोड्यूस होना हीट का, तो इससे इवॉल्व ऑफ हीट, जब इवॉल्व ऑफ हीट। और एब्जॉर्ब मतलब जिसमें रिएक्शन में हीट का भी वो के मतलब जैसे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में हीट आई, ठीक है, मतलब हीट से जब कुछ मिला, ठीक है, ड्यूरिंग हीट तो कुछ रिएक्शन हुआ, तो जिसमें हीट इवॉल्व हुई तो इसे हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम जिसका नाम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या नाम होता है? जिसका नाम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जिसमें हीट इज़ एब्जॉर्ब, ठीक है, हीट इज़ एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब जैसे जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, एनर्जी मिल रही है उसे हीट, जब भी वो रिएक्शन हो रहा है तो एब्सॉर्ब हो रही है, जिसमें इसे एंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने कह दिया। अभी जो एक्सोथर्मिक है इसके एक अलग एग्जाम्पल है, जो एंडोथर्मिक का है इसका अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, इसका है CaO, CaO plus H2O gives CaOH whole twice plus heat। अब इसमें देखते हैं आप, हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब प्रोड्यूस हो रही है हीट, तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने नाम दे दिया, ठीक है। और एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब जिससे अंदर हीट आई और फिर वो बाहर चली गई, एक्सो मतलब बाहर चली गई, उसमें प्रोड्यूस होकर ऊपर हो गई, ठीक है। एंडो मतलब हीट रिएक्शन में इस्तेमाल हुई, ठीक है। अब जब हमने इसमें देखा तो ये कभी नाम दिया जाता है CaO क्या होता है, ठीक है, इसमें रिएक्शन देखिए इसमें CaO क्या है, तो आपको नाम लिखना, अगर नाम पूछा है तो आपको लिखना है क्विक लाइम, इसे हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे हम क्विक लाइम के भी नाम से जानते हैं। और CaOH होल ट्वाइस, इसे हम जानते हैं स्लेकिट लाइम, कहते हैं स्लेकिट लाइम। अब क्विक लाइम क्या होता है, इसे हम एक और उससे कहते हैं चूना, हिंदी में अगर आपसे कहें तो चूना, आपने घर पे कभी वाइट वॉशिंग होते हुए देखी होगी, तो वो चूने से पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब वो मिलाता है तो हीट, कभी आप देखना कि वो थोड़ा थोड़ा करके मिलाता है, क्यों मिलाता है, एकदम से क्यों नहीं मिलाते वाटर, क्योंकि जब वो चूना जिसे कहते हैं क्विक लाइम उसके कॉन्टैक्ट में आएगा वाटर के तो एकदम से हीट हो जाएगी, कभी आप देखेंगे तो मिलाएंगे वो तो एकदम से बॉयल होने लग जाता है, ठीक है। कभी उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए एकदम से, इसलिए एकदम से बॉयल होने लग जाता है, तो इसलिए हीट प्रोड्यूस होती है उसमें से, ठीक है। और वो हम दूसरा करते हैं जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है N2। अब N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, अब इसमें रिएक्टेंट्स में हीट आ गई, मतलब हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसे हमने एंडोथर्मिक कह दिया रिएक्शन का नाम, ठीक है। बस ये याद रखना, आपको देखना क्या है कि रिएक्टेंट्स में हीट आ रही है तो एंडोथर्मिक, ठीक है, और उसमें प्रोडक्ट में हीट आ रही है तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये तरीका है, वैसा आपको समझना वैसे ही है, ठीक है। जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो बस इन्हें आप अच्छी कॉपी में लिख लीजिए और इन्हें याद करना है, ठीक है, इक्वेशंस को याद करना। हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गई थी 5 की 5, ठीक है। अब हम आएंगे नए टॉपिक पे जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब आपसे मैंने पूछा केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, आपको पता होगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, लेकिन अगर केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया
तो आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ इसकी, आप अपनी कॉपीज़ में नोट करिए, समझ के नोट करिए। केमिकल इक्वेशंस आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, ये केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, ये सिंबॉलिक सिंबल्स, मतलब जैसे वो पूरा रिएक्शंस होता है एक्सपेरिमेंट, हमने वो लिखते वो रिएक्शन है। सिंबॉलिक मतलब जैसे Mg, ये सिंबल्स हो गए, ठीक है, प्लस O2, तो सिंबल्स के फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसकी, केमिकल रिएक्शन। सो इजी, सो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब ऐसे, ठीक है, ये इसको मैंने एग्जाम्पल बताया। अब केमिकल इक्वेशंस ना आपकी टू टाइप्स की होता है, केमिकल इक्वेशंस टू टाइप्स। पहली टाइप है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड। क्या है नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड। अब आपको थोड़ा नाम से ही समझ आ रहा होगा बैलेंस्ड। बैलेंस्ड क्या होता है, बैलेंस्ड मतलब जैसे तराजू देखा, तराजू जिसके राइट और लेफ्ट दोनों में इक्वल हो, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें है कि जैसे आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बनाया ना, तो इसमें ये होता है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको Mg, तो आपको ये वाला एग्जांपल तो याद ही हो गया होगा, मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बता दिया है, ठीक है। बताइए मेरे साथ, बोलिए Mg प्लस O2 गिव्स MgO। क्या ये बैलेंस है? नहीं है ये बैलेंस, ठीक है। हमने बहुत पहले इसी से ये एग्जांपल्स बहुत लिखे हैं, लेकिन अब आप बैलेंस इक्वेशन में पढ़ लोगे और फिर आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, वरना टीचर मार्क्स काट देगी। आपको इसे बैलेंस बना के ही लिखना है एग्जाम में, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब देखेंगे बैलेंस इक्वेशन में आपको ये देखना है कि राइट और लेफ्ट साइड, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स के नंबर सेम हो, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। अब जैसे यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम का है 1, ठीक है, मैग्नीशियम का है 1, यहाँ पे मैग्नीशियम को 1 है, ठीक है। और अब आप उस साइड देखिए प्रोडक्ट्स के साइड, वहाँ पे भी आपको 1 दिखेगा। बैलेंस हो गया मैग्नीशियम। यहाँ दूसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ पे O2, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के नीचे 2, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन हुआ है। तो ऑक्सीजन के प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तो आपको 2 ही दिख रहा है, प्रोडक्ट्स में कितना है, 1। क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है? ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसे आपको भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब अगर आप O, ये 2 है, O को भी 2 कर दें, O को 2 कर दें, तो कैसे करेंगे, या वेट, आप कुछ लोग ऐसे गलती कर देते हैं, यहाँ पे वो 2 लगा, हमें कभी भी हम उसको फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वरना तो MgO को फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। हम सिर्फ आगे लगा सकते हैं, जो हमने लगा दिया, ठीक है। तो वो तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम पे फर्क पड़ा। मैग्नीशियम के यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स में 2, किसमें कम है, रिएक्टेंट्स में। तो यहाँ अगर हम 2 लगा दें, 2 सब बैलेंस, बस कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। और ये याद रखें, जब भी आप बैलेंस करेंगे हमेशा पेंसिल से करिए बैलेंस, ठीक है। पेंसिल से यहाँ पे तो इक्वेशन आप ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे 2 और 1, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्राई करके देखना पड़ेगा आपको, इरेज करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब ठीक है, यहाँ तो बोर्ड है, मैं ऐसे इरेज कर रहा हूँ, पेंसिल से लिखना, और इसे यू जब बैलेंस हो जाए तो इसे बॉक्स के अंदर आप यू कर दीजिए, ठीक है। अब जो बैलेंस इक्वेशंस होती हैं, जो बैलेंसिंग होती है, ये जो मैंने बैलेंसिंग करके दिया, एक मेथड होता है, इस मेथड का नाम होता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसी मेथड से मैंने अभी आपको करके दिया था। हिट मतलब
पहले मैंने वन लगाया, फिर 2 लगाया, मतलब ट्राई कर करके देखना। तो इसे हिट एंड ट्राई कह दिया मेथड, ठीक है। मेथड अगर आया कि कौन से मेथड से होती है तो हिट एंड ट्राई मेथड से होती है, ठीक है। अब ये जो बैलेंस इक्वेशंस हैं, ठीक है, अब जैसे हमने ये हम नंबर्स को भी देखते हैं, नंबर ऑफ ये जो बैलेंसिंग होती है इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स को देखते हैं। वैसे अगर मैं आपको सच बताऊँ तो ये मास पे डिपेंड करती है, इसे हम इसका दूसरा नाम है मास बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का दूसरा नाम है मास बैलेंसिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें मास की बैलेंसिंग होता है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर जैसे यहाँ पे mg है, 2mg प्लस O2 प्लस 2mg2, ठीक है। अब यहाँ पे 2mg के उधर है, 2mg के उधर है, 1 mg का मास कितना होता है, ठीक है। तो 2mg का मास दोनों में तो इक्वल होगा ना, तो अगर हमने नंबर इक्वल कर दिया मास ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है, मास ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अब एग्जाम्स में आता है कि वाई बैलेंसिंग इज डन, ठीक है, वाई बैलेंसिंग इज डन। तो आपको अगर आया तो आपको लिखना है टू प्रूव द लॉ, टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप मेरे राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करिए। अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ में आपको सब समझ आएगा राइटिंग में, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समझ ही आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। यहाँ लिखा टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मतलब जो रिएक्टेंट्स के इस साइड में मास है वो इक्वल हो इसके प्रोडक्ट्स के मास से, ठीक है। मतलब जैसे ये आपका mg, ठीक है, यहाँ पे हमें लिखते हैं 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO, ठीक है। तो यहाँ पे 2mg का वो 2, तो यहाँ पे अगर आप मास से कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो दोनों में इक्वल मास है। इस साइड रिएक्टेंट्स का भी मास इक्वल, इसके इक्वल है, दोनों का मास इक्वल है। तो इससे टू प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, इसलिए बैलेंसिंग की जाती है। अभी हमारा हो गया, अब आते हैं अनबैलेंसिंग। हाँ, मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं बताई थी आपको, बैलेंस इक्वेशन की लिख लीजिए आप इसे कॉपी में अपनी, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर द इक्वेशंस in which number of atoms of each element are equal in both reactants and products, ठीक है। समझ के लिखना, ओके। एग्जाम्पल इसका दे दीजिए 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO, ओके, लिख दिया होगा आपने, ठीक। अब आप आइए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और जो बैलेंस का अपोजिट, जिसमें बैलेंस का अपोजिट जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ना हो, ठीक है, और ये प्रूव भी ना कर रहा हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो गया। अब आप बताइए, जो मैंने अभी आपको इक्वेशन लिखी 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO, बस इसमें से जो मैं पहले बता रहा था आपको mg प्लस O2 गिव्स mgO, ये है आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव नहीं कर रही है। एग्जाम में अगर इक्वेशन कोई सी भी लिखो तो हमेशा बैलेंस लिखना, अगर आपने ऐसे लिखे तो आपके 1 मार्क्स पक्का गया, ठीक है। तो हमेशा बैलेंस करके लिखना। अभी मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ तो फिर अभी मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, वरना तो जब चैप्टर कंप्लीट होगा हम हर चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी इक्वेशंस हैं, सबकी बैलेंस करके हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हमने केमिकल इक्वेशंस की 2 टाइप्स पढ़ ली हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को
स्टेप्स टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कि हम केमिकल इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके आपके कम से कम 3, हाँ इसके आपके 3 स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला स्टेप है आपका बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट, ठीक है, मेंशन फिजिकल स्टेट, बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बाद में पढ़ूँ, फिजिकल स्टेट मतलब एस, ठीक है, डिनोट्स और सॉलिड। तो ये तो जैसे केमिकल जिंक मैंने हमने पढ़ाया था इवोल्यूशन ऑफ गैस में, कि जिंक के आगे मैंने सॉलिड लगाया था, वो क्यों, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो हम इसे और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। एल फॉर लिक्विड, जी गैस, ठीक है, ऐसे और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए गैस, ठीक है। ये फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट ये डाउन एरो, ठीक है। ऊपर की एरो किसके लिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए आप ऊपर के एरो, ऊपर वाली एरो लगाओगे, ठीक है। और एक लास्ट एक क्यू फॉर एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब जो पानी के साथ मिला हुआ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सारे कितने हैं, ये 1S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, ठीक है, डाउन एरो फॉर प्रेसिपिटेट, अप एरो फॉर एवोल्यूशन ऑफ गैस, AQ फॉर एक्वा सॉल्यूशन। कुल ये आपके 6 हैं, ठीक है। इन आप देखिए तो बहुत आसान है, ठीक है, इन्हें याद रखिए या फिर सोचेंगे AQ क्या है ये फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, अब हम अपने अपने सेकंड स्टेप्स पे, ठीक है, जो है बाय मेंशनिंग द हीट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। हीट चेंजेस मतलब, ठीक है, बाय मेंशनिंग हीट चेंजेस को मेंशन करके। हीट चेंजेस मतलब जैसे हमने ये पढ़ा था इक्वेशन CaO प्लस H2O gives CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी। तो हीट चेंजेस मतलब हम बता देंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हमने बता दिया कि भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमने बता दिया, तो इससे और इन्फॉर्मेटिव बन गया, टीचर अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा इससे तो ये भी बताया भाई, ठीक है, तो वो और मार्क्स देगा आपको। अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक है वो, या फिर जो दूसरा हमने क्या किया था N2+O2 प्लस H2NO, वो कौन सा था, एंडोथर्मिक, उसके नीचे एंडोथर्मिक लिख दो, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं हम इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। अब तक हमने 2 स्टेप पढ़ लिए, कौन सा, पहले बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट, दूसरा बाय मेंशनिंग द हीट चेंजेस। अब थर्ड हम पढ़ेंगे बाय मेंशनिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। मतलब बाय मेंशनिंग द थर्ड आपका, ठीक है, कंडीशन, ठीक है, इन विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो हमें कंडीशन बता दीजिए, कंडीशन कैटलिस्ट को ध्यान आया आपको इक्वेशन, हाँ अगर आप वो लिख देंगे बहुत अच्छी इक्वेशन है वो, CO गैस, ठीक है, प्लस H। एक इक्वेशन आप देखो बार बार यूज़ होती है, ठीक है, हर चीज़ में। तो बस 2-3 मेन है, ये याद कर लो, आपको सारा काम। एरो के ऊपर आपको क्या लिखना, 300 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस, और 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। फिर ZNO प्लस CrO3, ठीक है, ये कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को और अच्छा करता है, तेज बनाता है, ठीक है। और CH3OH कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो है मेथनॉल, क्या है ये, मेथनॉल, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन बता दी कि वही 340 डिग्री सेल्सियस में हुआ है, ये 300 डिग्री सेल्सियस में 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और कैटलिस्ट की ZNO और CrO3 का मिलना, ताकि इस रिएक्शन को और अच्छा कर सके।
ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड, बाय मेंशनिंग द कंडीशन अंडर व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब आपका जो आता है वो आता है अब आपके टाइप्स आता है केमिकल रिएक्शंस के। अब उससे पहले आपको एक चीज़ लर्न करनी पड़ेगी। 9th को रिकॉल करिए, उसमें एक टेबल था जिसमें आयंस लिखे हुए थे कि सोडियम का Na+1 चार्ज, ठीक है। सबसे पहले वो याद करिए, फिर हम अगली वीडियो में केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे।